नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज भी थोड़ा बेहतर संकेतों के साथ कामकाज करने वाला दिन है, जबकि सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त सेंसेक्स में और निफ्टी भी करीब करीब 1/4% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 1/4% ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की बढ़त और स्मॉल कैप इंडेक्स पे रफली 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन कल के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का, लेकिन फिर भी एडवांसेस के फेवर में 1650 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं और करीब 750 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो मार्केट्स में मोर और लेस एक जो मोमेंटम कल मार्केट ने कैच किया वही आज भी कैरी हो रहा है बाजार में और खरीदारी देखने को मिल रही है। हम बातचीत करेंगे आज अंशुल जैन साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और जैन साहब से बातचीत होगी बाजारों पर, आपके सवालों पर, आईपीओ मार्केट पर और बाकी किस तरह का मूड माहौल है उसके ऊपर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज ना जैकेट ना कोट, क्या हो गया, गर्मियाँ शुरू हो गई क्या? नमस्कार सर, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक बज रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्या हो रहा है ऐसा? बनारस में 2-3 दिन पतंग का बड़ा माहौल रहता है, पूरा छत पे डीजे डेक लगा के, तो पड़ोस वाले सब आज बिल्कुल जोश में बजा रहे हैं। तो आप नहीं मिस कर रहे हो हम पतंगबाजी? लोग कल पूरा दिन पतंग उड़ाए हैं घर पे। तो फिर वो कल जो बाजार का पुल बैक था वो प्ले नहीं कर पाए क्या जैन साहब? नहीं नहीं, सुबह मनी 9 पे शो करने के बाद 11 बजे से पतंग उड़ाने में लगे, तो फिर पतंग ही उड़ाए हैं। अच्छा, और आज जो मतलब कुछ मिस नहीं कर रहे हो मार्केट को या नहीं, पतंगबाजी को? नहीं सर, आज पतंगबाजी अब 3:30 के बाद ऑफिस की छत पे ऑफिस वालों के साथ करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो जैन साहब, लाइफ में ना ब्लेंड बहुत ज़रूरी है, पैसे का और पतंगबाजी का। आपने दोनों का बड़ा सही ब्लेंड बना कर रखा है, यही सबसे अच्छी चीज़ है। खैर, मार्केट को लेकर क्या राय रखते हो जैन साहब? क्योंकि एक बढ़िया पुल बैक तो आया 2 दिन से, जो पहले अपनी बात भी हुई थी कि नियर टर्म बॉटम हिट करेगा और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आएगा, वैसा ऐसा ही कुछ कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? सर एग्जैक्टली वैसे ही रीड कर रहे हैं जैसे कल डिस्कशन हुआ था कि मार्केट ब्रेथ पे मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। 5 दिन की एडवांस डिक्लाइन जो क्यूमुलेटिव जिसको मैं देखता हूँ 400 के नीचे ओवरसोल्ड होने लगता है। पिछले 5 दिन से 550 शेयर हैं, मतलब ओवरसोल्ड में चल रहा है। फ्रेश 52 वीक लो ऑलमोस्ट 450 स्टॉक ने बनाया था। 4.5% गिरने वाले स्टॉक्स जब भी 700-800 क्रॉस करते हैं, बाजार में एक बाउंस आता है। परसों के सेशन में ये थे 1121, कल के सेशन में थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। 3 दिन की आरएसआई अगर देखेंगे तो 81% स्टॉक्स की आरएसआई डीपली ओवरसोल्ड थी। तो मार्केट में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस थी, यहाँ से नीचे जाने बहुत जगह नहीं थी, तो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये चीज है कि बाउंस हम थोड़ा सा शार्प एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना तेज बाउंस आया नहीं। आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़िया फॉलो थ्रू मूव मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए मिसिंग है। मे बी एक आध दिन और हम साइडवेज रह के उसके बाद बाउंस बैक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मार्केट ब्रेथ के साथ अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो लगभग 7,20,000 पे नेट क्वांटिटी पे ओवरसोल्ड होते हैं। फ्यूचर्स पे 2.5 लाख पे ओवरसोल्ड, 3,40,000 पे ओवरसोल्ड होते हैं। कल क्लोजिंग ईओडी में 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है एफआईआई नेट फ्यूचर्स पे, और नेट बेसिस पे अगर देखेंगे तो 6,17,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट पे शॉर्ट है, यानी हम ग्रॉसली ओवरसोल्ड लेवल से नीचे चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि जो बाउंस बैक आज हल्का सा फिजल आउट होते हुए दिख रहा है, ये प्रोबेबली साइडवेज रह जाएगा, और या तो लेटर हाफ में या कल के सेशन में जब वीकली एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, आपको एक राउंड ऑफ बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ से डिस्ट्रेस सेलिंग करना या फिर इंडेक्स में या किसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट ओपन करना इस समय खतरे से खाली नहीं है। रहना है तो या तो लॉन्ग बायस लॉन्ग साइड में रहिए, या फिर थोड़ा सा साइड में बैठ के मार्केट को एंजॉय कीजिए। तो या तो लॉन्ग साइड पे बायस रहिए या फिर साइड में बैठ के, जैसे जैन साहब एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया पतंगबाजी के साथ, वैसे आप लोग भी एंजॉय करिए, ये ज़्यादा बेहतर रणनीति है। वैसे स्ट्रेस भी थोड़ा कम होगा। जैन साहब, एक चीज़ और, निफ्टी बैंक को लेके अदरवाइज आउटलुक क्या है? अगर आपने मान लीजिए निफ्टी लॉन्ग ले रखा है तो क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस, और निफ्टी बैंक अगर लॉन्ग ले रखा है तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? देखिए सर, रेजिस्टेंस आता है 23,265 के आसपास, क्योंकि वही नवंबर का लो था। वो लेवल निकलता है जैसे ही मार्केट में अच्छी तेज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी,
ऊपर में 23,400 से 23,500 की रेंज में पकड़ के चल रहा हूँ। ये रेंज के लोअर एंड को मैंने रेजिस्टेंस के तौर पे दिया है, बट मोस्ट लाइकली अगर 23,265 275 के ऊपर हम सस्टेन किए तो फिर 23,500 तक का पुल बैक खुल जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो हम ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 49,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वहां तक हम टच कर चुके हैं एक बार, और मोस्ट लाइकली यहाँ से हम निकाल लेंगे, बट 49,200 एक बार अटक सकता है। अगर वो नहीं अटका बैंक निफ्टी पे 49,200, तो फिर बढ़िया बेहतरीन बाउंस बैक आएगा। मिडवे स्विंग हाईज हैं तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस रहेंगे, बट मोस्ट लाइकली इसको स्लाइस थ्रू करते हुए निकल जाएगा 49,600 की तरफ। तो सारे लॉन्ग पोजीशंस पे आपको स्टॉप लॉस या तो मॉर्निंग का लो लगा लीजिए, जैसे बैंक निफ्टी में 48,000 सुबह का लो आया 48,600 के आसपास का, उसके नीचे स्टॉप लॉस ले लीजिए, 49,600 का टारगेट पकड़ लीजिए। निफ्टी पे 23,145 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और मोस्ट लाइकली 23,400 से 23,500 की रेंज आती हुई दिखेगी, तो यहाँ से लॉन्ग बाइस रहना चाहिए। तो लॉन्ग बाइस रखिएगा, और लॉन्ग बाइस में आपको लेवल्स बताए गए हैं निफ्टी बैंक के संदर्भ में, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक बार जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले जरा कुछ गेनर लूजर भी आपके स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। कौन कौन से स्टॉक्स जिनमें आज हलचल देखने को मिल रही है। निफ्टी में आज ट्रेंड लीड कर रहा है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, मारुति, यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी के कुछ लूजर्स की अगर बात की जाए तो आज एक्सिस बैंक में प्रॉफिट टेकिंग है, एम&एम, एचडीएफसी लाइफ, नंबर्स अवेटेड एचडीएफसी लाइफ के, और बजाज फाइनेंस यहां पे बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप में आज आइडिया का बोलबाला है, 10% का ऊपरी सर्किट लगा। एचडीएफसी एएमसी नंबर्स का इंपैक्ट, बीएससी एक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड, और परसिस्टेंट यहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज मिड कैप में सबसे ज्यादा प्रेशर है इंडियन ओवरसीज बैंक में, आईडीबीआई में, कल्याण ज्वेलर्स ये लगातार प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है, और सीजी पावर यहां पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप स्पेस में अगर कुछ हलचल आज देखने को मिली तो केन्स टेक में अच्छी तेजी है, 361, एमसीएक्स और आइनॉक्स विंड यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए स्मॉल कैप में तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर सेंट्रल बैंक, यूको बैंक में है। इनफैक्ट कल की अपर सर्किट की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आईटीआई और ओलेक्ट्रा, कल की तेजी में ओलेक्ट्रा भी चला था तो वहां पर भी बिकवाली आज देखने को मिल रही है। जैन साहब, इन सब में से एक नाम आता है आइडिया का, वोडाफोन आइडिया, इस पे सवाल भी बहुत आते हैं और आज तेजी भी है, 10% की सर्किट लग गया एक समय पर, करना क्या चाहिए? देखिए आइडिया में अगेन वही 9 रुपए 90 पैसे तक की हमने बाउंस बैक की बात की थी, वहीं पे आते हुए दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इस काउंटर में जब भी अच्छी न्यूज आती है चल जाता है, और उसके बाद फिजल आउट हो जाता है, और कोई खराब न्यूज आ जाए तो एकदम 20-30% टूट जाता है। तो हम इसको अवॉइड लिस्ट में ज्यादा रखते हैं, बट फिलहाल जिस आपका 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है, 9 रुपए 90 पैसे का टारगेट मिल सकता है, और एक्सटेंड किया 9 रुपए 90 पैसे तो फिर 12 रुपए 90 पैसे का टारगेट आएगा। बट क्या मैं इस ब्रेकआउट को या स्ट्रेंथ को लॉन्ग करूंगा, तो मेरा जवाब ना रहेगा, क्योंकि इससे अच्छे काउंटर्स पे मार्केट में अवेलेबल है, मैं वहां जाके ट्रेड करूंगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं अवॉइड कर दूंगा। ऑलमोस्ट 80-85%, 90% ऑल टाइम हाई से नीचे वाले काउंटर में तो एटलीस्ट मैं ब्रेकआउट्स नहीं प्ले करूंगा। तो आप मोमेंटम जिनके पास है वो राइड कर सकते हैं, लेकिन नए निवेश के लिए जैन साहब भी फिलहाल इसको मना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बाजार के इस पुल बैक में आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है, एग्जिट करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रखें, जैन साहब आपके साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं, और अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम यूट्यूब का हिस्सा बने रहेंगे, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे अपना सवाल हमारे साथ भेज सकते हैं। पहला सवाल पूछने के लिए सुनीता जी का सवाल है, इन्होंने अंशुल सर आपके प्रशंसक भी हैं, एनटीपीसी या टाटा पावर इन दोनों में से किसी एक में निवेश करने की इच्छा रख रही हैं, कहां पर निवेश करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी तो नहीं समझ में आ रहा है। एनटीपीसी 309 का हमने टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट जब ब्रेकआउट फेल हुआ था 416 से, 309 का टारगेट बना के बाउंस बैक जरूर दे रहा है, लेकिन 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग है, तो पुल बैक में कहीं भी 330 तक आ सकता है, बट उसके बाद वापस से नए लो समय अराउंड 280, 285 तक बनते हुए दिखेंगे। तो एनटीपीसी तो मेरी वॉचलिस्ट से बाहर ही है। टाटा पावर कंसिडरिंग अभी 369 के नीचे एक दो बार ब्रेकडाउन देके सस्टेन किया, लेकिन कल और आज मिला के रिवर्स कर रहा है, तो अगर ये वीकली बेसिस पे 369, 370 रिक्लेम कर लेता है तो 401 और 457 ये दो टारगेट खुल जाएंगे। इन दोनों टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। जिसको समय देने में दिक्कत नहीं है, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर ले। जिसको मोमेंटम चाहिए, वीकली क्लोज 370 के ऊपर आने का वेट कीजिए, उसके बाद लॉन्ग कीजिएगा।
तो आपको रणनीति बताई गई है, एनटीपीसी अवॉइड कीजिए, टाटा पावर एक बार को बेहतर विकल्प हो सकता है, उसको आप फिर भी देख सकते हैं। इसके अलावा वाघेला साहब का भी एक सवाल था इसी से ही रिलेटेड। जैन साहब, ये एनटीपीसी इनके पास है तो क्या ये एवरेज कर सकते हैं? एनटीपीसी, जी। देखिए सर, एनटीपीसी आप चाहें तो एक बार एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस बैक कर रहा है 309 के नीचे, गैप के साथ नीचे गया था और गैप ही के साथ वापस ऊपर तोड़ा है, तो बाउंस बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक ये डीपर हो सकती है। जो 50 डे मूविंग एवरेज 350 पे है और जो ब्रेकडाउन पॉइंट है 357, वो उसी 7 रुपए की रेंज में है, तो 350 तक के लिए आप एक बार बाउंस बैक जरूर प्ले कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से एवरेज करके। तो करंट मार्केट प्राइस से एवरेज कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी तेजी मिले उसका इस्तेमाल एग्जिट के लिए भी करिएगा। मोहित जी पूछ रहे हैं और वो आपके सबसे बड़े प्रशंसक भी हैं, आप उनके फेवरेट हैं, तो उनके दो सवाल हैं। पहला तो एचडीएफसी बैंक उनके पास है, उसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, सॉरी, तो किस भाव पे एंट्री करें। और दूसरा बजाज हाउसिंग 1100 शेयर है 138 रुपए के दाम पर, यहाँ पर कहाँ एंट्री करनी चाहिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा दिक्कत समझ में आ नहीं रही है। एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट जरूर फेल हुआ है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट करके फिर वहां से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, और बिना एचडीएफसी बैंक के बैंक निफ्टी का चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसमें भी आना ही चाहिए। फिलहाल के लिए 1672, उसके बाद 1724, ये दो रेट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मिल सकते हैं बाउंस बैक प्ले में, बट उसके बाद इसको 1673 के ऊपर हायर लो बनाना पड़ेगा, तब ये अपना ब्रेकआउट पॉइंट रिक्लेम करने जाएगा। और जिसको 1.5 से 2 साल समय देके रखने की अगर वो कैपेसिटी है आपके पास, वो मानसिकता है कि आप 1.5-2 साल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो, तो आपको एचडीएफसी बैंक लेके छोड़ देना चाहिए। बहुत आराम से आपको 2200 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा स्टॉक में। ओके। एक सवाल ध्रुव पाठक साहब का है, वो कह रहे हैं कि अंशुल सर आज मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, नवकार कॉप और बीएससी इन दोनों के टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताइए। देखिए, नवकार कॉर्प में केवल पुल बैक है 10-20 और 50 डे मूविंग एवरेज तक, तो इसमें कोई फ्रेश बाई की सलाह फिलहाल तो नहीं है। हाँ, इन लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है 1 से 2 दिन, तो जरूर नवकार कॉर्प में बेहतरीन अपमूव ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट फेल करके आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। नहीं तो आज की कैंडल बहुत अच्छी थी, मैं बाई दे देता, बट वो ब्रेकआउट फेलियर की वजह से एक रेड फ्लैग है। तो इसको एक बार 155 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। अगर सस्टेन कर लेता है तो ये जो नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ है ये लॉन्ग फ्लश हो जाएगा और फ्रेश लॉन्ग एंटर करने लगेंगे, तो 155 के क्लोजिंग का वेट कीजिए, उसके बाद नवकार कॉर्प अच्छा हो जाएगा। बीएससी में पुल बैक आया था ब्रेकआउट पॉइंट तक, सीडीएसएल में ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो मैं बीएससी में भी ब्रेकआउट फेल होने की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, बट बीएससी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव किया है, 3 दिन का फॉलो थ्रू मूव दिया है। तो जो हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट अगर सस्टेन हुआ तो 5700 से 5800 का टारगेट मिलेगा, वो आ चुका है। अब यहां से अगर 5800 रुपए के ऊपर टिक जाता है तो 6200 रुपए तक ये स्टॉक निकल जाएगा। इसने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की है, हमको गलत प्रूव किया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकडाउन आ जाएगा, मतलब ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, बट अदरवाइज ओके, इसने पूरी तरीके से स्ट्रेंथ प्रूव की है, तो 6200 रुपए मिलने के चांसेस काफी आई है। जी। एक सवाल और आया है, अपर सर्किट के हैंडल से सवाल है, इनके पास कैम्स के शेयर हैं 4287 रुपए के दाम पर, और पेटीएम के शेयर हैं 800 रुपए की रेंज में। कैम्स इनके हिसाब से 200 डीईएमए के आसपास है, क्या यहाँ पर लॉन्ग करना चाहिए ना वापस? देखिए, कैंप्स में सर सिमिलर पैटर्न था सीडीएसएल में, कैंप्स में और बीएससी में। कैंप्स और सीडीएसएल ने अपना ब्रेकआउट फेल कर दिया, 4897 में कैंप्स ने फेल किया। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 3838 आता है, तो 3838 ये स्टॉक आ रहा है। तीनों में से केवल बीएससी था जिसने अपना ब्रेकआउट होल्ड किया, बाकी दोनों स्टॉक्स गिर गए, तो इन दोनों स्टॉक से अलग हो जाना चाहिए। फिलहाल फ्रेश बाई किसी लिहाज से इन दोनों में नहीं देखनी चाहिए। बीएससी में भी मोमेंटम चीज है, 6200 रुपए तक कर सकते हैं, बट बाकी ये दो स्टॉक्स अवॉइड करके चलना चाहिए। इंडियन होटल्स 720 रुपए तक आ सकता है, ऐसा एमजे व्लॉग साहब मान रहे थे, सब जानकार भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ से पुल बैक आ गया, 5% ऊपर है। क्या करना चाहिए इसमें? इनका फेवरेट स्टॉक है ये। देखिए, 720 715 आते हुए दिख रहा है, टू बी प्रिसाइज 720 रुपए 45 का टारगेट है। चूंकि 6 डाउन डेज हो गए, कभी भी मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाता, एकदम से ऊपर नहीं जाता। 3 to 5 बार्स का एक मूव बनाएगा, फिर अदर डायरेक्शन में मूव बनाएगा, फिर 3 to 5 बार्स का मूव बनाएगा। तो मार्केट हमेशा 3 to 5 मूव बार्स इन द डायरेक्शन बनाता है, फिर 3 बार 4 बार कॉन्ट्रडिक्टरी बनाता है, फिर 3 से 5 बार इनटू द मूव बनाता है। तो ये पहली डाउन मूव इसकी कंप्लीट हुई है, ये सेकेंड डे ऑफ पुल बैक है। थर्ड डे और एक्सटेंड कर सकता है 830 831 तक,
वहां से डाउन मूव आएगा तो 720 रुपए तक ये डाउन साइड आ सकता है। तो इस रैली को ब्रेकआउट या नया अप मूव मानने की जगह पुल बैक है लोअर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, लोअर वॉल्यूम पे पुल बैक है। जैसे ही फिजल आउट होगा 830 पे 720 का टारगेट ओपन हो जाएगा। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे फॉलो अप कामकाज कर सकते हैं। रविंद्र सिंह उदयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सिंह साहब, आप बताइए क्या हालचाल है आपके? बस बढ़िया है सर। मनी 9 का नंबर 1 फैन हूँ और सर मैं अंशुल जी का भी बड़ा फैन हूँ। सर मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ अंशुल जी का। हाथ नहीं आते, बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनके बताई हुई सारी टिप्स लगभग 100% एक्यूरेट होती हैं, जो भी लेवल बताते हैं। हाँ तो इसमें आप, सर आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए के सिंह बारे में साहब, पूछना चाह रहा है। नहीं सिंह साहब, आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि आप जब बाजार में इतने भारी भरकम बिकवाली थी और पुल बैक था, तब जैन साहब पतंग उड़ा रहे थे, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी अच्छी उनकी पिक्स रहती हैं, तभी तो रिलैक्स करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो क्या सवाल सिंह साहब आपका? सर 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या मैं? एक तो ITI पे है मेरा सर। ITI मैंने 200 शेयर लिए थे, BTST के लिए लिए थे एक्चुअल में ना। वो मैंने काफी ऊपर लेवल पे ले लिए थे 588 पे। ठीक है। और मोबी क्योंकि भी मेरे पास में 100 शेयर हैं, वो भी करीबन 590 पे है वो ना। ओके। तो सर क्या करना चाहिए इन दोनों में? मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ आराम से, 1 साल के लिए भी, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई सुन। ओके। तो जैन साहब करना क्या चाहिए? एक तो है मोबी क्विक और दूसरा है ITI को ऑर्डर मिला था तो इन्होंने शायद उसके दम पे लिया होगा, लेकिन वापस नीचे आ गया। करना क्या चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए मोबी क्विक हम बहुत क्लियर थे कि नया IPO है, पॉजिटिव लिस्टिंग है, 3 से 5 दिन में पूरा जूस निकलेगा। वो जूस निकलने के बाद आपको स्टॉक से एक बार के लिए बाहर हो जाना चाहिए। 5 दिन की लिस्टिंग में 58% ओपनिंग प्राइस से रिटर्न दिया है, वहां से फिसलना स्टार्ट हुआ है। ये मोस्ट लाइकली अपना IPO का जो लो है 440 उसको टेस्ट करने आ रहा है। प्रोटेक्ट हो गया 440 तो रेंज बना लेगा 440 और ऊपर 680 की। अगर 440 स्लाइस थ्रू हुआ तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी डाउनसाइड आपको IPO प्राइस और उसके आसपास तक आती हुई दिखेगी। तो फाइनल लास्ट लाइन इन द सैंड 440 है। वैसे एग्जिट तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए, इन रखे हुए हैं तो भी 440 के नीचे फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर करेक्शन इसमें गहराता हुआ दिखेगा। दूसरा ITI नियर वर्टिकल अप मूव थी। हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप में एक चीज याद रखिए कि अगर 30 से 40% स्टॉक 15-20 दिन में चल गया है तो फिर वो या तो रिवर्स कर जाएगा या वो 4 से 8 हफ्ते साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाएगा। दोनों केस में आपका पैसा नहीं बनेगा। इसने ITI ने 21-22 ट्रेडिंग सेशन में 108% का रिटर्न दिया था। बाइंग क्लाइमैक्स वाले दिन भी हम लाइव थे मनी 9 पे, तब भी मैंने कहा था इससे आप निकल जाइए 540 का स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ये 540 तोड़ता है तो नीचे में आपको कहीं भी बहुत आराम से जो ब्रेकआउट जहां से शुरुआत हुई थी 325 रुपए की, इसके टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो अभी फिलहाल 325 आते हुए दिख रहा है। 6-7 डाउन डेज हो चुके हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन आपको पुल बैक मिल जाए 440 तक, बट वहां पे एग्जिट कीजिए क्योंकि ये 325 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके। एक सवाल गौरव यादव जी का है, आपके प्रशंसक भी हैं। इन्होंने एशियन पेंट्स लिया था करीब नवंबर में और 2530 रुपये के दाम पर। उसके बाद से लगातार टूट रहा है और नया लोज एशियन पेंट रोज बरोज बना रहा है। अगर कोई अवधि लंबी रखता है तो उसे करना क्या चाहिए एशियन पेंट्स में? देखिए एशियन पेंट्स में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। 2021 से एक बड़ा बॉक्स बना रहा था, बॉक्स के हाई के पास से फिसला, बॉक्स के लो के नीचे सस्टेन कर रहा है पिछले 4-6 हफ्ते से। बट इवेंचुअली जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि वही एक चीज है जो इनके ऊपर असर डाल रही है। बाकी जो बिरला ने पेंट लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर खाएंगे। कोई भी एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर नहीं खा सकता, वो उनका अपना डेडिकेटेड सेगमेंट है। नए एंट्रेंस जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को खाएंगे, तो वहां से कोई कंपटीशन नहीं है। बस क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे डाउन आना स्टार्ट होंगे, इनका इनपुट कॉस्ट सुधर जाएगा और रिजल्ट भी अच्छे आने लगेंगे। जो ये गिरा है पिछले 3 क्वार्टर खराब रिजल्ट की वजह से गिरा है, और उसमें सबसे बड़ा वजह थी क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट कल के सेशन में फेलियर दिख रहा था $78 के आसपास। प्रोबेबली यहाँ से फॉलो थ्रू मूव मिला तो इनके लिए अच्छी न्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एशियन पेंट्स आपको महंगा खरीदा है तो करंट मार्केट प्राइस से एवरेज कर सकते हैं, इन्हीं रेट के आसपास खरीदा है तो होल्ड करना चाहिए। धीरे धीरे करके स्टॉक पहले 2800 और उसके बाद 3400, ये 2 टारगेट आपको दे देगा। लार्ज कैप स्टॉक हमेशा बाई ऑन डिप्स में, डीपर डिप में बाई करना चाहिए, और इसमें फिलहाल डीपर डिप बन चुकी है। तो यहाँ से 2800 और 3400 का टारगेट लेके चलिए। 2800 और 3400 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, आपको अंशुल सर राय दे रहे हैं। और कोई भी फॉल मिले
तो एक अच्छे विकल्प के तौर पे आप इसे देख भी सकते हैं। अपर सर्किट साहब का एक और सवाल आया है, और नहीं सर आपके हैंडल पे मैं नहीं हंस रहा हूँ, अदरवाइज मैं कुछ और सोच सकता हूँ। उनका सवाल है जुबिलेंट फूड को लेकर, जहाँ पर उनके पास 30 जनवरी की पुट है, 680 की पुट उन्होंने ले रखी है 9 रुपये के दाम पर। आपकी राय जानना चाह रहे हैं, इन्हें करना क्या चाहिए? देखिए जुबिलेंट फूड फिलहाल अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने आ रहा है 688 रुपए पे, और उसके नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है 663 रुपीज तक। बट उसके बाद जब इसमें रिवर्सल बनेगा तो ये स्टॉक करीब करीब 1000 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है जो सस्टेन हो रहा है, पुल बैक पूरा लोअर वॉल्यूम्स पे आया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा अपना 50 डे मूविंग एवरेज और सपोर्ट जोन टेस्ट करके लिक्विडिटी लेगा, और उसके बाद फिर 900 से 1000 रुपए तक की रैली लेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी ऑप्शंस की पोजीशन को मैनेज कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू बहुत जल्दी गिरता है, इसलिए एंट्री बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए कि जब मोमेंटम आ रहा है तभी आप ऑप्शन बाइंग करें। फिलहाल व्यू यही है कि नीचे 663 तक आ सकता है, वहां से जब चलेगा तो 1000 रुपए तक जाएगा। ओके, तो 663 का एक लेवल आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अदरवाइज भी एक अपमूव आया था रिसेंटली, जो न्यूज़ आई थी उससे ठीक पहले, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिल रही है। जैद अली साहब के पास सीमेंस है, 7800 रुपये की बाइंग है और 4 महीने का इनका नज़रिया है, करना क्या चाहिए जैन साहब? देखिए सीमेंस में फिलहाल एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है 6555 पे, जिसका इमीडिएट सपोर्ट था 5800, जो कि आज टेस्ट किया है, परसों टेस्ट किया था, कल वहां पे इनसाइड बार बनाया, आज थोड़ा सा फॉलो थ्रू मूव देने की कोशिश कर रहा है। 5775 5800 की जोन मेजर सपोर्ट है। पुल बैक के बाद जब भी इस रेंज को तोड़ेगा, इस काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन गहराएगा, ऑन द डाउन साइड 4700 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो काउंटर अप ट्रेंड फिर साइडवेज गया, अब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो एक पुल बैक आपको 2 से 3 दिन की 6200 6100 से 6200 के बीच में मिलेगी, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके स्टॉक 4700 रुपये आ जाएगा। ओके, एक सवाल पूछा गया है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट को लेकर, करीब 4200 रुपये के दाम पे खरीदारी है, लंबी अवधि का नजरिया है, नितिन कुमार जी के पास शेयर है, करना क्या चाहिए जैन साहब इसमें? होंडा पावर, जी होंडा पावर, देखिए ये स्टॉक में भी ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक एक्शन था, और वीकली चार्ट पे बड़ा फेलियर दिया है स्टॉक ने 4100 रुपए के ऊपर। तो जो पहला टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है 2600 का, लेकिन डाउन साइड अभी कंप्लीट नहीं दिख रही। एक पुल बैक आपको 2800 तक दे देगा, बट उसके बाद गिरेगा तो 2190 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, पुल बैक्स में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, बहुत आराम से ये स्टॉक आपको 2190 2150 की जोन दिखा देगा। अंशु सर, आपकी खरीदारी पर अली भाई ने अदानी खरीद रखा है 506 रुपये पर 1000 क्वांटिटी, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है अदानी कौन सा वाला, सो मैं इसको अदानी पावर मान के चलता हूँ। आप क्या राय देते हो, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए 500 रुपए के पास अदानी पावर ही है तो वही होना चाहिए। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा था कि जो 589 से पुल बैक आई है, एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे है, आप यहाँ से 500 के आसपास इसको भर के चलिए, ऊपर 589 का पहला टारगेट मिलेगा, और 589 के ऊपर ब्रेकआउट लेते ही से स्टॉक 900 रुपए की तरफ चल जाएगा। अब कल जो मूव आई है स्टॉक में, 51 मिलियन का वॉल्यूम है, 415% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज, और 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज जो डाउन ट्रेंडिंग थे उनको एकदम से स्लाइस थ्रू, कंफर्टेबली स्लाइस थ्रू करते हुए निकला है। तो 589 तो आराम से आ जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 900 रुपए निकल जाएगा। आराम से 4-6 महीने समय दे दीजिए स्टॉक को, अच्छा पैसा आपको कमा के देगा। अच्छा, एक सवाल राहुल जी का है, सिंगापुर से, आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। उनका कहना है कि मार्केट पर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपका व्यू क्या है? और दूसरा, भंसाली इंजीनियरिंग है 132 रुपये के दाम पर, वहाँ क्या करें? देखिए सर, हर गिरावट में मतलब जब भी बाजार तेज होता है तो हर किसी को लगता है कि अपुनिच भगवान है, और जब बाजार गिरावट में आता है तो सबको लगता है कि हम ही डायनासोर हैं, बस ये एक्सटेंड हो जाएगा मार्केट। तो नाम भगवान है, नाम डायनासोर है, बाजार भी यही रहेगा, आप भी हम भी यही रहेंगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, या तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक पैटर्न देख लीजिए, उसको रट लीजिए, उस पर परफेक्ट हो जाइए। जैसे कपन हैंडल और वीसीपी पे मैंने अपनी एक्सपर्टीज बना ली है, वो रिपीटेबल पैटर्न है, बाजार में आपको 100 चार्ट देखेंगे उसमें 50 में कपन हैंडल या वीसीपी मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस टाइप का एक पैटर्न एकदम से घिस लीजिए अपने दिमाग में, और उसी पैटर्न को ट्रेड कीजिए। उस पैटर्न में नाम आ रहा है तो वो अच्छा है,
अगर उस पैटर्न में वो नाम नहीं आ रहा है तो वो स्टॉक खराब है, बस इतना सिंपल है। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट के जो भी पैरामीटर होते हैं, पीबी और पीई वाले, वो सारी चीज थोड़ी सी समझ के कीजिए। मार्केट पे आए ना आए, आपको अपने स्टॉक पे कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, हम सेक्युलर बुल रन में हैं, ये छोटे मोटे करेक्शन से कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% करेक्शन इंडेक्स पे कोई बड़ी चीज नहीं है, हम 10% के आसपास हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका मार्केट पे होना चाहिए। अच्छे शेयर में पैसा लगाइए। नहीं समझ में आता है डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ दीजिए, वो भी चल जाएगा, दोनों आपको पैसा कमा के दे देगा। जहां तक बीईपीएल की बात है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग काउंटर है नीचे की तरफ, बट ये पूरा डाउन मूव अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया है। तो 118 115 मेजर सपोर्ट जोन है। इस बार भी 118 की लेवल टेस्ट करके चला है। धीरे धीरे करके जैसे ही 140 रुपए निकालेगा, इसमें मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 210 के लिए। तो 140 पहुंचने में, क्रॉस करने में हो सकता है 4 से 8 हफ्ता ले ले, बट इवेंचुअली जैसे 140 के ऊपर जाएगा, फिर फटाफट मोमेंटम बन जाएगी इस काउंटर में। तो थोड़ा समय दीजिए, एक 3-4 महीने का समय दीजिए, स्टॉक आपको पैसा कमा के दे देगा। ओके, तो आपको राय दी गई है जैन साहब की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वीना बहादुर देसाई हमारे साथ काफ़ी देर से बनी हुई हैं कर्नाटका से। वीना जी नमस्कार। नमस्ते सुमित जी, नमस्ते अंशुल जी। नमस्कार वीना मैम, पहले तो माफ़ी, आप बहुत देर से बनी रही और हम आपका फ़ोन नहीं नहीं ले पाए। मैं तो सुन रही थी आपके रिकमेंडेशन वगैरह, जो भी डिस्कशन मुझे सुन रहा था। ओके, तो वैसे वीना ही मैम मुझे बहुत कुछ मिल गए। आज आपका सवाल क्या है? नहीं, मेरा एससीजी पे था सर का, अंशु सर का पिक है वो। एक्चुअली मैंने मेरा थोड़ा टाटा मोटर्स में लॉस बुक करके इसमें एंटर किया है। ओके। हाँ, मेरा एक दो ऐसे इसके बारे में पूछना था। एक तो सर, वैसे ही आपने आपको मोमेंटम इन्वेस्टर ही बोलते हैं, फिर भी ये साल भर के लिए उनका व्यू था कि इसको खरीदने का, मगर इसमें पी देखो तो बहुत ऐसा 121 का पी का है ये। इससे थोड़ा घबराहट होती है। वैसे भी मुझे ये शेयर खरीदने से टाटा मोटर के जो लॉस थे उसमें से एक 5-6-7% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर ऐसे ही हो गया है, क्योंकि वहां पर नीचे आ गया था। मैं जब निकल गई थी उससे भी नीचे है अभी टाटा मोटर। ओके, मुझे यही पूछना था, अगर इसी में बने रहना है तो नीचे कहाँ तक और ऐड कर सकते हैं इसमें? ओके। वीना जी, हॉस्पिटल का कोई भी शेयर सस्ते वैल्यूएशन पे होता ही नहीं आमतौर पे, सबके सब महंगे हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे महंगा शेयर अगर हॉस्पिटल में कोई है तो यही है वैल्यूएशन के लिहाज से। लेकिन ऑब्वियसली एक एक्सपेंशन भी है, और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जिस हॉस्पिटल के जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है, उसमें इस कंपनी की बड़ी महारत है, तो शायद इस वजह से भी तेज़ी देखा रहा होगा। बाकी अंशुल सर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। जैन साहब, इन्होंने एचसीजी के शेयर ले रखे हैं, सो फार ये मुनाफे में है। सवाल इनका ये था कि आप क्योंकि मोमेंटम ट्रैक करते हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर एचसीजी में बने रहना चाह रही हैं या वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, तो करना क्या चाहिए ना? देखिए, एचसीजी मेरा पिक जरूर था, लेकिन 490 रुपए पे मैंने बाई रिकमेंड नहीं किया था। जब कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था 388 रुपए पे, ये आ रहा था सितंबर में, तब मनी 9 पे मैंने रिकमेंड किया था कि एचसीजी में बड़ा ब्रेकआउट है 388 रुपए में। ये करीब करीब स्टॉक यहाँ से डबल होता हुआ दिखेगा, यानी 660 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। वहां से 40% रैली करके 550 आ गया है। तो पहली चीज, आपने नाम सही सुना था, कमेंट्री सही सुनी थी, लेकिन रेट आपने गलत एंट्री की है, जो काफी ऊपर में है। लेकिन एज सच अभी भी चार्ट पैटर्न में कोई वीकनेस या कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। हालांकि बिफोर लास्ट वीक जो मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, उसकी वजह से स्टॉक भी गिरा था। धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। और जैसा आपने कहा कि जिस क्षेत्र में ये काम करता है, वहां पे धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ये कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेट करते हैं, और मेरे फादर इन लॉ को कैंसर था, तो हमने नागपुर वाला जो इनका आउटलेट जो हॉस्पिटल थी नागपुर में, उसमें हमने इलाज कराया था। अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट को देखें या किसी भी कैंसर वाले का इलाज होते हुए देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल इतनी गंदी से गंदी और घटिया से घटिया होती हैं कि वहां जाना अपने आप में एक ट्रॉमा है। सामने एचसीजी में आपको पैसा जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगता है बाजार के मुकाबले, लेकिन सुविधाएं, क्लीनलीनेस और ये सारी चीजें इतनी हैं। ऑलमोस्ट मैं 21 डेज उस हॉस्पिटल में रहा था। मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आईसीयू में रहे 5-6 दिन, उसके बाद जब रूम में शिफ्ट किया तो 15 दिन रूम में रहे, उसके बाद 20-21 दिन लगे थे हम लोग को डिस्चार्ज कराने में। वो पूरे 21 दिन मैं पूरे हॉस्पिटल में बार बार घूम के, क्योंकि हॉस्पिटल में करें क्या,
घूम घूम के मैं यही देखता था। कई बार उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठ गए तो ये पूछ लिया कि क्या सेल्स चल रही, क्या है चल रही। ये कंपनी आपके लिए वेल्थ, जिसको कहते हैं वेल्थ बिल्डर, उस कैटेगरी की है। जैसे जैसे कैंसर पेशेंट बढ़ते जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी सेल्स बढ़ती जाएगी। तो ये वो इन्फोसिस टाइप का शेयर है कि आप जब तक रखे रहेंगे तब तक ही आपको प्रॉफिट देता रहेगा, अनलेस मैनेजमेंट कोई उल्टा सीधा कुछ काम कर दे, जो कि लगता नहीं कि करेगी। क्लीन मैनेजमेंट है, क्लीन कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर में है। इसको पोर्टफोलियो में रख के 5-7 साल के लिए छोड़ दीजिए, ये आपको बड़ी वेल्थ बना के दे देगा। वीना मैम, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, जैन साहब भी मतलब ये तकलीफ से गुजर के चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल क्षेत्र में क्योंकि जिस तरह का खान पान है, जिस तरह की पैटर्न में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे पैटर्न में इन सभी हॉस्पिटल की डिमांड भी स्ट्रांगली बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो मैक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी इसीलिए आई थी क्योंकि उनके सबसे अच्छे ARPO भी है पूरे इंडस्ट्री में, 77,000 रुपये पर डे पर बेड का ARPO भी है, जो कि हाईएस्ट है। सो इस तरह के हाईएस्ट ARPO वाली जितनी भी कंपनियां, वहाँ पर अच्छी तेज़ी है। तो इसमें फोर्टिस है, मैक्स है, HCG है, इन सब में अच्छी तेज़ी इसलिए देखने को मिली है। और बाकी आपको राय दी गई है जैन साहब की रणनीति की तरफ से, आप उसके हिसाब से बातचीत कर भी सकते हैं, उसके हिसाब से अपना फैसला ले भी सकते हैं। एक सवाल और, गौरव शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, सॉरी आपको भी बहुत देर से वेट करना पड़ा। सर मैं ना एक्चुअली आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, और मैं आपका सुबह भी और कभी अंशुल सर सुबह के टाइम में आते हैं, शाम के टाइम में अपना एडजस्ट टाइम ना एडजस्ट पूरा प्रॉपर टाइम करता हूँ एडजस्ट आपके हिसाब से ना। सर मेरा ना एक्चुअली कुछ एक था ट्रेड था अपना हुडको का था सर, मेरा @241 पे लिया था मैंने सर 2000 शेयर। ओके, तो अभी तकरीबन वो सर 10% लॉस में चल रहा है, तो उस पर क्या है व्यू, मतलब अगले 15 दिनों का? तो जैन साहब, हुडको 2000 शेयर हैं और 241 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इनको? देखिए सर, हुडको अपने जब बजट के टाइम बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा था तब से मैं सेल रिकमेंड करते आ रहा हूँ 320 रुपए 325 रुपए के आसपास से। पहला टारगेट 201 था, वहां से 2 बार बाउंस कर चुका है और ये 3rd टाइम अप्रोच किया है। 8 डाउन डे थे, इसलिए ब्रेकडाउन इमीडिएटली नहीं आया है। 2 दिन पुल बैक है, आज 2nd डे ऑफ पुल बैक है, प्रोबेबली 3rd डे पुल बैक मिल सकता है 227-28 तक। बट उसके बाद जैसे ये 201 रुपए तोड़ेगा, ये काउंटर सीधा सीधा 149 की तरफ आ जाएगा। और ये 149 का लेवल हम आज से नहीं, ये 325 रुपए जब बजट के टाइम क्लाइमेटिक मूव दे रहा था, हम तब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये 149 का लेवल दिखाएगा। मिडवे 201 सपोर्ट है जहां पे कुछ समय रुकेगा, तो कुछ समय रुक लिया है। अब ये वापस से हफ्ता 10 दिन में ब्रेकडाउन देने की तैयारी में 149 आता हुआ दिख रहा है। ओके, एक सवाल अंबर जी का आया है, वरुण बेवरेजेस पे इन्होंने एंट्री लेने की बात कही है और शॉर्ट टर्म में एंट्री लेना चाह रहे हैं। जैन साहब क्या राय रखते हो आप? देखिए, वरुण बेवरेज में फाइनली वो होते हुए दिख रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 7th 8th स्टेज का बेस बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट फेल होगा और लॉन्ग लिक्विडेशन इसमें आना स्टार्ट होगी। जैसे BSE में हम गलत हुए, लेकिन टाटा पावर में या फिर CDSL में या फिर कैम्स में और अब वरुण बेवरेज में, इन टाइप मतलब 100 में से 80 शेयर जो है 6 स्टेज में 7 स्टेज में जाके फेल होते हैं। 20% शेयर चलते हैं, उनमें से एक BSE निकला। ये उन 80% शेयरों में है जहां ब्रेकआउट फेल हुआ है। 667 पे डाउनसाइड का पहला जो टारगेट बनता है वो इमीडिएटली बनता है 536 रुपए का। उसके नीचे इसका टारगेट बनेगा 527 रुपए का। तो फिलहाल 527 536 की रेंज ये टेस्ट करने आ रहा है। इस रेंज को स्लाइस थ्रू करेगा, अगर करेगा, जिसकी उम्मीद भी है, एक्सपेक्टेशन भी है कि ये करेगा स्लाइस थ्रू, तो फिर इसमें एक बड़ा डीपर करेक्शन बनेगा 420 रुपए तक। तो ओवरऑल ये स्टॉक मुझे 420 आते हुए दिख रहा है, बट एक बार 536 के आसपास से बाउंस बैक जरूर देगा। तो यहां से आपको बाउंस बैक मिल जाए 600 तक तो भी एग्जिट कर लीजिए, 536 से बाउंस बैक मिले तो भी एग्जिट कीजिए, क्योंकि इवेंचुअली ये 527 तोड़ के 421 रुपए तक नीचे आएगा काउंटर। नहीं, 420 नंबर ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अब आना है तो आना है। 421 420 के नंबर पे आप अदरवाइज नजर रखिएगा। स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं जलंधर से बातचीत करने के लिए। स्वाति जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार स्वाति जी, क्या सवाल है मैम आपका? हाँ सर, मेरे पास NIT के शेयर हैं, 100 शेयर हैं @225। ओके। और SJVN है मेरे पास @112। 112 दोनों में आपका नजरिया क्या है स्वाति जी? सर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं। ओके, लंबी अवधि के लिए लिए हुए हैं।
जैन साहब, SJVN करीब 150 रुपए के दाम, 150 शेयर 112 रुपए के दाम पर, और NIIT दूसरा नाम है जहां पर इनकी खरीदारी है। दोनों में ही आपका नजरिया, मतलब आपकी राय क्या है, इनका नजरिया लंबी अवधि का है? देखिए, मोस्ट लाइकली NIIT ने 225 रुपए 221 रुपए की रेंज में खरीदा है, तो ये मेरी सलाह पे खरीदा हुआ है, क्योंकि उस समय NIIT हम काफी रिकमेंड कर रहे थे। 188 रुपए से हमने क्लाइंट्स को लॉन्ग कराया था। थर्ड पोजीशन हमने 220 के आसपास ऐड की थी, यहाँ पे लास्ट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उस समय हमने रिकमेंड किया था कि ये 107 रुपए 108 रुपए जब तोड़ा था, तब हमने रिकमेंड किया था कि आप सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग लिक्विडेशन आना स्टार्ट हुआ तो 178 और उसके बाद 147 तक का टारगेट मिल सकता है, जहां से ये स्टॉक ब्रेकआउट देके चला है। तो फिलहाल ये स्टॉक मेरे को 147 रुपए आते हुए दिख रहा है। 147 पे अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर और डाउनसाइड आपको 107 रुपए तक खुलेगी। पुल बैक में कहीं भी 180 रुपए तक मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए, नया स्ट्रक्चर बनने का वेट करना चाहिए। वहीं SJVN अगर आप पकड़ें तो बाइंग क्लाइमैक्स जब हुआ था बजट के आसपास 160 रुपए पे, तब से हम 79.9 का लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं, विद अ व्यू कि 99 पे एक सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। 99 पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, बाउंस नहीं किया, स्लाइस थ्रू कर दिया है, अब वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो नेक्स्ट 2-3-4 वीक्स में हाई लाइकली है कि ये 79.9 का अपना टारगेट अचीव कर देगा। उसके बाद अगर गिरावट नहीं रुकी तो ये साइडवेज चला जाएगा या फिर गिरावट कंटिन्यू करेगा। बाउंस बैक की तो वहां से भी उम्मीद नहीं है, तो बेटर है कि पुल बैक में 99 105 मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए। आपको ये स्टॉक बहुत आराम से 80 और उसके बाद थोड़ा और नीचे भी मिलता हुआ दिखेगा। सोनी कुमारी जी के पास अशोक लेलैंड के शेयर हैं करीब करीब 174 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि का इनका नजरिया है। जैन साहब, आपकी राय मांग रही हैं। देखिए, अशोक लीलैंड में 217 रुपए नहीं सस्टेन हो रहा है। उसके पास काफी समय फ्लड किया, काउंटर ने नीचे रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक पे सपोर्ट बनाया, मूव दिया, बट फाइनली फेल कर दिया है। तो अब इस स्टॉक में 192 तक की डाउनसाइड दिख रही है और 192 निकलने के बाद काउंटर में 182 तक की डाउनसाइड आ सकती है। तो ओवरऑल 182 रुपए स्टॉक आते हुए दिख रहा है, क्योंकि 182 पे ब्रेकआउट आया था जहां से स्टॉक 260 तक गया था। तो ये रीटेस्ट करने आ रहा है 182 लेवल को। 182 का शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहा है इसमें। 182 का शॉर्ट टर्म टारगेट अशोक लेलैंड में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ अगले दर्शक राजकुमार जी मौजूद हैं बिहार से बातचीत करने के लिए। राजकुमार जी, नमस्कार। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास सेगेल्टी इंडिया का 200 शेयर है 48 के रेट पर। मुझे क्या करना चाहिए सर? एवरेज करना चाहिए क्योंकि रेट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो एवरेज करना चाहिए या वेट करना चाहिए? आपका वैसे नजरिया क्या है राजकुमार जी इसमें? सर 1 साल का। 1 साल का। जैन साहब, करा क्या जाए? सेजिलिटी इंडिया 200 शेयर है और 48 रुपए के दाम पर खरीदारी है, नीचे आ गया इनके भाव से। 1 साल का नजरिया है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, एवरेज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 रुपए नीचे एवरेज करने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि आप स्टॉप लॉस ले लीजिए यहाँ पे 46 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 46 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो जो IPO बेस का ब्रेकआउट था उसका डीपर पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो 46 अगर तोड़ा तो स्टॉक में डाउन मूव बनेगी, प्रिसाइसली जो डाउन मूव बनेगी वो बनेगी 38 रुपीज तक। तो 46 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। पुल बैक में कहीं भी 52-53 आता है तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन 46 रुपए का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। वो टूटा तो 38 रुपए तक की डाउनसाइड खुल जाएगी। कपिल परमार साहब के पास टाटा स्टील के शेयर खरीदने की इच्छा है, क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर आपका नजरिया 1.5 से 3 साल का है तो टाटा स्टील बिल्कुल इन शेयर पे, इन रेटों पे आपको खरीद के अपने डीमैट में डाल के भूल जाना चाहिए। 2 से 3 साल में ये आपका पैसा ना सिर्फ डबल कर देगा बल्कि कुछ डिविडेंड भी दे देगा, और उससे तो डबल से तो ज्यादा ही कर देगा और डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ब्लाइंड डीप डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं टाटा स्टील के। ये शायद यहाँ पे आपको 2-4 महीने अटका के रखे, बट जब भी चलेगा दोबारा ये भाव देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से ये स्टॉक 300 रुपए तक की अपसाइड दे देगा। इन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, अभी मैंने खरीदा नहीं है क्योंकि वही सेबी वाला नियम है 30 दिन और 5 दिन वाला। उससे जैसे ये स्टॉक बाहर आएगा, मतलब मेरी एलिजिबिलिटी में आएगा खरीदने के लिए, मैं स्टॉक को तुरंत खरीदूंगा, क्योंकि ये बहुत डिस्काउंटेड प्राइजेस पे पड़ा हुआ है। रीना जी का सवाल है, ये संवर्धना मदरसन 200 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है।
अब ये फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं, क्या करना चाहिए जैन साहब? देखिए बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए। 169 का लेवल टूटा है, पुल बैक में आपको कहीं भी 158, 159, 160 रुपए तक का लेवल मिल सकता है, बट वहां से जब गिरेगा स्टॉक तो 133 रुपए तक की डाउनसाइड आएगी, और मोस्ट लाइकली बहुत हद तक चांसेस है कि ये 139 शायद ये प्रोटेक्ट ना कर पाए और नीचे में 122 रुपए तक आ जाए। तो पुल बैक आ रहा है, पुल बैक का उपयोग कीजिए। 160 रुपए, 162 रुपए, 158 से 162 के बीच में कहीं भी मिलता है, इस रेंज में मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे जहां भी मिले एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे 122 रुपए आ जाएगा। इसके अलावा एक सवाल आफ्ताब आलम साहब का है। इनके पास सीजी पावर के शेयर हैं, करीब 100 शेयर हैं और 593 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। 3 साल का इनका नजरिया है, करना क्या चाहिए इसमें जैन साहब? देखिए सर, सीजी पावर में भी जब यहाँ पे क्लाइमेटिक मूव आई थी अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये 783 उसको तोड़ा, पुल बैक लिया, उसी को रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद 658 और 549 ये 3 टारगेट हमने डिस्कस किए थे। 658 टूटा है, पुल बैक में 658 आपको मिलेगा, वही रेजिस्टेंस है, वहां पे एग्जिट कीजिए। नेक्स्ट लेग में 549 और उसके बाद काउंटर में कहीं भी 422 ये टारगेट आ सकते हैं। तो ओवरऑल वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड बना है वो बना है 421 रुपए का टारगेट, प्रिसाइसली 421 का टारगेट बना है, जो कि 26 फरवरी वाले हफ्ते का लो है। तो 421 रुपए आते हुए दिख रहा है ये काउंटर। 421 रुपए के आसपास आ सकता है। जैन साहब क्या हो गया, सारे नंबर आपको 420, 421 ही दिख रहे हैं, सब ठीक है ना? सर मिल ही वही रहे हैं। चलिए, ब्रिजेश सिंह हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन IRFC को लेकर इनका एक सवाल था। जैन साहब करना क्या चाहिए? ये भी पिछले साल का आउट परफॉर्मर, इस साल थोड़ा सा ढीला है, अभी क्या किया जाए? देखिए इसमें भी बाइंग क्लाइमैक्स 220 के आसपास हुआ है, तब से हम 90 रुपए के टारगेट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल 1-2 दिन पुल बैक दे सकता है, क्योंकि 5-6 दिन की कंटिन्यूस डाउन मूव है, तो 3-4 दिन का पुल बैक 144, 150 की जोन में मिल सकता है, बट वहां से फिसला तो 116 रुपए और 90 रुपए 22 पैसे, ये 2 टारगेट आपको मिलेंगे। तो पुल बैक पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। तो कोई भी पुल बैक मिले तो आप एग्जिट करिए, ये आपको राय दी जा रही है IRFC के संदर्भ में। इसके अलावा अब इस सत्येंद्र कुमार जी बहुत देर से एक सवाल पूछ रहे हैं जैन साहब कि वो आपसे कोचिंग लेना चाह रहे हैं, कोई तरीका है क्या बताने का? हम भी सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने पूछ डाला। सर अभी तो हम कोई ऐसा कोर्स वगैरह कुछ ऑफर नहीं करते हैं, बट हाँ लक्ष्मी जी के यूट्यूब चैनल और इन प्लेटफॉर्म्स पे हम फ्री वेबिनार्स क्लाइंट के लिए करते हैं, बहुत सारे किए भी हैं। तो लक्ष्मी जी का यूट्यूब चैनल अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो पैसा खर्च करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। सारा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें वेबिनार के तौर पे फ्री में रखा हुआ है। श्री वराही नाम है यूट्यूब चैनल का, उस पर जाएंगे तो मेरे भी वेबिनार्स मिलेंगे और काफी मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हमने वेबिनार्स किए हैं, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। हमें भी सीखना था, तो चलिए अच्छा तरीका आपने बता दिया, हम भी ऐसे ही सीख लेंगे। दीपक जी का एक सवाल है हीरो मोटोकॉर्प को लेके। 18 शेयर है, 5800 रुपए के दाम पर है, करना क्या चाहिए ना? देखिए सबसे ज्यादा पिटने वाला काउंटर यही है हीरो मोटोकॉर्प, और 4137 का टारगेट हम तब से डिस्कस कर रहे हैं जब ये फेल ब्रेकआउट 5800 रुपए पे बना था। फिलहाल के लिए इस मेजर सपोर्ट जोन पे आया तो 50 डे मूविंग एवरेज 4490 तक पुल बैक आ सकता है। 4490 आने के बाद यहाँ पे एक बार के लिए रिव्यू करेंगे, मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अप ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है, डाउन ट्रेंड जो बना है वो कंटिन्यू रहेगा। तो पुल बैक फिलहाल आ रहा है, पुल बैक का वेट कीजिए 4490 के अराउंड, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। SEPC के शेयर हैं 1000 महेश जी के पास, 27 रुपए के दाम पे खरीदारी है इनकी, और ये आपके प्रशंसक हैं सूरत से, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए पहला डाउन मूव वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कंप्लीट किया है, तो पुल बैक देगा, पुल बैक आएगा 22 रुपए से 23 रुपए के बीच में। तो प्रोबेबली 22-23 के बीच में अगर आप दोबारा सवाल पूछेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम बता पाएंगे कि वहां पे एग्जिट करना है या पुल बैक और एक्सटेंड करेगा। स्टॉक का अप ट्रेंड खत्म हो गया है, डाउन ट्रेंडिंग कन्वर्ट हो गया है। अगर ये नहीं निकला 22-23 ऑड लेवल्स तो ये डाउन ट्रेंड पे गहरा आएगा, तो ओवरसोल्ड है, पुल बैक मिलेगा 22-23 तक, वहां पे दोबारा या तो सवाल पूछ लीजिएगा, और मौका ना मिले सवाल पूछने का तो वहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिएगा 1-1 रुपए नीचे का,
अगर एक्सटेंड करना होगा तो टेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटेगा और आपको ऊपर में लेवल्स मिल जाएंगे। बट अगर वहां से टेलिंग स्टॉप लॉस कटा तो फिर ये वापस से नीचे, काफी नीचे के लेवल दे सकता है, 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास के। ओके, सबिया जी का सवाल है, इनके पास फोर्टिस है 674 रुपए के दाम पर और जुपिटर वैगन है 691 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? एवरेज करें क्या यहाँ पे? देखिए फोर्टिस अच्छा लग रहा है, फोर्टिस में कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम एक ही है, 50 डे मूविंग एवरेज पे 6 बाउंस हो चुके हैं और करंट बाउंस ने नया हाई नहीं बनाया है, तो मोस्ट लाइकली ये एक रेंज बना रहा है, बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है 740 करीब ऊपर में और 637 नीचे में। तो जब तक ये स्टॉक 630 637 की रेंज को अपने प्रोटेक्ट किए हुए है, आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 630 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 7-8 रुपए का लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस कटा तो, और नहीं कटा तो ऊपर पहले 740 का बॉक्स हाई देगा और फिर ब्रेकआउट पे 1000 रुपए तक का मूव दे सकता है। तो बहुत छोटी रिस्क के साथ आपको बड़ा पैसा बन सकता है 637 640 की जोन में अगर बाई करते हैं तो। ओके, JWL में जब जी जैसा कंटिन्यू करिए। JWL में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, तब से 720 से हमारा टारगेट 299 का ओपन है, फिलहाल 445 तोड़ा है, एक पुल बैक में आपको 470 तक मिल सकता है, बट इवेंचुअली ये काउंटर 354 और 299 रुपए आ रहा है। तो जितना जल्दी बाउंस बैक में एग्जिट करेंगे उतना बेहतर रहेगा।